हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कल का जो दिन था 29 अप्रैल का, इस दिन यानी कि कल के दिन इरफान खान का निधन हो गया। आपको बता दें दोस्तों कि 7 जनवरी 1967 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी पढ़ाई की थी, एक्टिंग वहाँ से सीखी थी। उसके बाद आपको दोस्तों बता देते हैं 2011 की बात करें तो उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया था, जिसमें कि चाणक्य, भारत एक खोज, सारे जहां से सारा जहां हमारा और बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत, अनुगूंज जो है, ये जो सीरियल्स थे, टीवी सीरियल्स थे जो दूरदर्शन पर आया करते थे, उन पे उन्होंने उसका वो हिस्सा रहे थे, उसमें अदाकारी की थी। अगर हम बात करें पान सिंह तोमर, जो आपको फिल्म होगा याद होगा, जो कि एक डाकू थे पान सिंह तोमर, उनकी और वो कन्वर्ट हुए थे, एथलीट बने थे। उसके बाद उनकी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड एक फ़िल्म थी जो कि इरफान खान ने जिसमें किरदार निभाया था पान सिंह तोमर का। उसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था, उसमें बेस्ट एक्टर मिला था इरफान खान को। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इरफान खान की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में जो है वो शोक का लहर था और कई सारे जो अभिनेता हैं उन्होंने अपना जो शोक है वो जाहिर किया, क्योंकि जानते हैं आप लॉकडाउन है पूरे देश में, इसकी वजह से कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है। तो सब ने ही अपने मैसेजेस को ट्वीट करके बताया या फिर अपना वीडियो जारी किया या फिर किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही अपने शोक को प्रदर्शित किया। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि साल 2018 में इरफान खान को ये पता चला था कि उनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है और इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे। उसके बाद करीब साल भर उन्होंने अपना वहाँ पर इलाज कराया था और फिर वो भारत वापस लौट आए थे। अभिनेता इरफान खान अपने इलाज के कारण काफ़ी दिनों तक बॉलीवुड से भी दूर रहे थे और हालांकि आपको बता दें यहाँ पर कि लंदन से वो स्वस्थ होकर लौटने के बाद जो बॉलीवुड की एक फ़िल्म है अंग्रेज़ी मीडियम, उसमें उन्होंने वापसी की थी। तो अगर देखा जाए तो जो लास्ट फिल्म अगर कहेंगे तो अंग्रेज़ी मीडियम इरफान खान की फ़िल्म जो पर्दे पर आई, जिसे कि डायरेक्ट किया था होमी अदजानिया ने और इनके साथ अदाकारी में करीना कपूर, राधिका मदान और दीपक दोबरियाल इस फिल्म में थे। और ये फ़िल्म जो है 13 मार्च 2020 को रिलीज़ हुई थी और अब 29 अप्रैल 2020 के दिन इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी जो है उसको गंवा दिया है और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेज़बानी की फ़ीस नहीं भर सकी थी, इसकी वजह से ये मेज़बानी गंवाई गई है। यहाँ पर आपको बता देते हैं अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ जो है उसने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को ये मेज़बानी सौंप दी है, यानी कि 2021 में अब सर्बिया में ये जो है मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी
और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही इस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा। इसका सही जवाब है वो है मई 2020। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक के बाद ये जानकारी दी और कहा कि इसी के साथ जो है देश में जो कोरोना संक्रमण है उसकी परीक्षण क्षमता वो अब 1 लाख प्रतिदिन तक पहुँचाने के लक्ष्य का भी पूरा किया जाएगा। और मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक ये कहा गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बताया कि इस दिशा में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश में जो आगामी मई के अंत तक जो है स्वदेशी तकनीक पर आधारित त्वरित परीक्षण एंटीबॉडी किट और आरटीपीएस किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों बता देते हैं कि जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें एक होता है जेनेटिक टेस्ट, एक होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तीनों क्या क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या क्या होता है। तो जेनेटिक टेस्ट होता है, तो जेनेटिक टेस्ट में आप स्वाब की मदद से मुंह के रास्ते से गले की पीछे से एक नमूना लिया जाता है, जो कि एक श्वास नली जो होती है उसके निचले हिस्से की तरह नमूना होता है और ये केवल एक सलाइवा यानी कि लार जो होती है उसका नमूना होता है। और कोरोना वायरस या फिर जो सार्स कोरोना वायरस 2 के वायरस है उसके आरएनए को पहले डीएनए में बदला जाता है। इसके बाद जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है जिसे पीसीआर कहते हैं उसकी मदद से डीएनए की संख्या बढ़ाई जाती है और फिर ये टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें सीरोलॉजिकल टेस्ट की, तो इसमें सीरोलॉजिकल जो टेस्ट होता है इसमें एंटीजन का उपयोग किया जाता है और जिन्हें एंटीबॉडी बैक्टीरिया या फिर वायरस की सतह पर जो है छोड़ दिया जाता है। और एंटीजन एक ख़ास तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन्हें एंटीजन से संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता किया जाता है और खून के नमूने में ये एंटीजन छोड़े जाते हैं। अगर नमूने में संबंधित यानी कि इस मामले से में कोरोना वायरस से जूझने वाली बात कही जा रही है तो एंटीबॉडी होते हैं उसमें, तो इन एंटीजन को पकड़ लेती है ये जो टेस्ट और मर्गी से कोरोना वायरस से संक्रमित मान लिया जाता है। और तीसरा जो है बताया मैंने आपको एंटीबॉडी टेस्ट। और इस समय भारत जो है अगर देखें तो कई टेस्ट कर रहा है, प्रतिदिन काफ़ी अच्छे नंबर से टेस्ट कर रहा है और इसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी कि आईसीएमआर ने जो है पिछले दिनों खबर भी आई थी कि 10 लाख सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए एंटीबॉडी किट्स के लिए भी आवेदन मंगाए हैं और जो देश में 6 प्रमाणित लैब में पहुंच जाएंगे और ये एंटीबॉडी टेस्ट सस्ता है और इसके नतीजे भी जल्द ही आ जाते हैं। तो ये होते हैं टेस्ट के तरीके और अब जो है जो टेस्ट पे ही निर्भर है, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा ही इसको और काबू किया जा सकता है। एक तो सोल्यूशन हो गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से इसको काबू करें, यानी कि लोग एक दूसरे से ना मिलें तो ये जो संक्रमण है वो फैल ना सके। दूसरा ये है कि जो टेस्ट हैं उसको करके पता लगाया जा सके कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है, अगर संक्रमित है तो उसको क्वारंटीन करके अलग रखा जाए जिससे कि ये जो कोरोना वायरस है वो फैल ना सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितनी फीसदी कर दिया है। इसका सही जवाब है वो है 0.2%। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो मूडीज़ इन्वेस्टर्स कॉरपोरेशन है वो आपको बता देते हैं क्या है। देखिए, मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज मूडीज़ कॉरपोरेशन के अधीन एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये एजेंसी सरकारी तथा वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा जारी बॉन्ड्स पर वित्तीय अनुसंधान का कार्य करती है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिच ग्रुप के साथ मूडीज़ को विश्व की 3 सबसे बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनमें से एक माना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। तो आपको बता देते हैं मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने 2.5% वृद्धि दर रहने की उम्मीद जताई थी और मूडीज़ ने 2021 में वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं अगर मूडीज़ ने कहा है कि साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एशिया विकास बैंक यानी कि एडीबी बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है वो है भारत यानी कि इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं जो कोविड-19 डिजीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, हर सेक्टर में जो है इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसकी तरफ से ये लोन जो है भारत को दिया जाएगा। तो इस लोन का इस्तेमाल जो है संक्रमण पर काबू पाने के लिए किया जाएगा और इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों के सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल इसको किया जाएगा। एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मात्सुगु असाकावा, उन्होंने कहा कि वो इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं और कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए एडीबी बैंक जो है उसने ये फैसला लिया है कि भारत को ये लोन अमाउंट दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो राज्यों की सरकार है, उनकी तरफ से कई सारी जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं, कई सारे बीमा की योजना बताई जा रही है। जैसे हरियाणा सरकार ने जो पत्रकारों के लिए किया, असम सरकार ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना तैयार करी। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखने में आया है जो केंद्र सरकार ने जो है कोविड-19 के जरिए जो है अब मृत्यु होने पर जो है मुआवजे की बात कही है। तो ये घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है और इसके बाद जो है स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है उस पर फैसला लिया जाएगा। राजधानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंधन पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। और मंत्रालय के वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में किस देश के साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगावदी समूह ने घोषणा की है कि वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यमन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपनी सेनाओं को दक्षिणी बंदरगाह अदन के लिए रवाना किया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूहों में से एक है जो हूती विद्रोही के खिलाफ लड़ रहा है और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त राष्ट्र की पहल पर एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा की थी और उसे फिर से 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया था, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और हिंसा जारी रही थी। अब दोस्तों वो सवाल इसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 और 21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। इसका सही जवाब है 1.9%। इसका बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और आपको यहाँ पर दोस्तों बता देते हैं कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए जीडीपी दर के अनुमान को 1.9% तक घटा दिया है, जो घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। रेटिंग्स एजेंसी ने कहा कि अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि आंशिक लॉकडाउन मई मध्य तक जारी रहेगा और मौजूदा वैश्विक महामारी में कई रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी आपको बताया है एक रेटिंग एजेंसी के बारे में, तो उसके सब जो जितने भी रेटिंग एजेंसी है वो जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो घटा ही रही हैं। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी 1.9% घटाकर बताया हुआ है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 10 मार्च, 20 फरवरी, 29 अप्रैल या फिर 21 मई। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।